हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेट विद दीप। आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही फंडामेंटल और सेंट्रल कंसेप्ट, और वो कंसेप्ट है पावर। देखो, जैसे इकोनॉमिक्स में पैसा एक सेंट्रल कंसेप्ट है, वैसे ही पॉलिटिकल साइंस में पावर सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है। पावर कोई एब्स्ट्रैक्ट या सिर्फ किताब का आइडिया नहीं है, बल्कि एक रियल और एक्टिव फोर्स है जो हर समय हमारे सोशल इंटरेक्शन और डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करती है। मतलब चाहे फैमिली हो, स्कूल हो या ऑफिस हो या पार्लियामेंट हो, हर जगह पावर रिलेशंस चल रही होती है। इसी वजह से हम जो है पॉलिटिकल साइंस को और पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं, तो हिस्ट्री, लॉ या फिलोसॉफी की थ्योरी अपने आप में काफ़ी नहीं होती है। पॉलिटिकल साइंस को एक अलग पहचान इसीलिए मिली क्योंकि पावर की स्टडी पर फोकस करता है, और वही इस सब्जेक्ट का हार्ट है। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि पॉलिटिकल थिंकर जैसे कि फ्रेडरिक वॉटकिंस का ये कहना है कि पॉलिटिकल साइंस का असली काम है हर टाइप की एसोसिएशन का स्टडी करना जहां पावर इन्वॉल्व हो। मतलब सिर्फ स्टेट या गवर्नमेंट नहीं, बल्कि हर जगह जहां पावर रिलेशन चल रही है, वहां पॉलिटिकल साइंस रिलेवेंट हो जाता है। समझ लो, पावर ही पॉलिटिक्स का फाउंडेशन है। पावर इज द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, अगर आपको पावर समझ आएगा तो पॉलिटिक्स के हर थ्योरी और हर इंस्टीट्यूशन को समझना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि भाई पावर का इंट्रोडक्शन क्या है, और पावर का की कंसेप्ट क्या है, और पावर ही जो है पॉलिटिकल साइंस की एक बहुत बड़ी फाउंडेशन है। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट हम समझते हैं। पॉलिटिकल थिंकर विलियम ए रॉबसन विलियम ए रॉबसन ने कहा था कि पॉलिटिकल साइंस की फाउंडेशन ही पावर के स्टडी पर बेस्ड है। मतलब हमें देखना होगा कि पावर का सोर्स क्या है, ये कैसे ऑपरेट करता है, कैसे एक्सपेंड होता है, और इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। लेकिन फ्रेंड्स, एक ट्विस्ट है, जितना इम्पोर्टेंट पावर है उतना ही डिबेटेड कंसेप्ट भी है। कैसे? स्कॉलर इसे एक एसेंशियली कंटेस्टेड कंसेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिखा है एसेंशियली कंटेस्टेड कंसेप्ट बोलते हैं। कौन? भाई स्कॉलर्स। मतलब हर स्कॉलर अपने वैल्यूज, आइडियोलॉजीज और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पावर को डिफाइन करता है। इसीलिए एक सिंगल डेफिनेशन सबको सेटिस्फाई नहीं कर पाती है। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट नाम आपको ध्यान रखना है, और वो इम्पोर्टेंट नाम है विलियम कॉनॉली। विलियम कॉनॉली, उन्होंने अपनी किताब ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स द टर्म ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स 1974 में कहा था कि चाहे हम पावर को कितना भी न्यूट्रल या ऑब्जेक्टिव तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करें, फिर भी उस डेफिनेशन के अंदर कुछ ना कुछ हिडन वैल्यूज और अजप्शन पुश की जाती है। समझने का इजी वे ये है कि सोचो, अगर एक मार्क्सिस्ट स्कॉलर पावर डिफाइन करेगा, तो उसके लिए पावर का मतलब होगा एक्सप्लॉयटेशन और क्लास डोमिनेशन। लेकिन एक लिबरल स्कॉलर के लिए पावर हो सकता है एक न्यूट्रल टूल, जिसे गवर्नेंस और ऑर्डर मेंटेन होता है। तो क्लियर है, हर डेफिनेशन एक पर्सपेक्टिव और इंटेंशन को रिफ्लेक्ट करता है। और इसी वजह से पावर को स्टडी करना सिर्फ डेफिनेशन मेमोराइज करना नहीं है, हमें देखना है कि पावर किसके पास है, कैसे एक्सरसाइज होती है, और किसके अगेंस्ट होती है। दैट्स वाई पावर इज लिविंग, डायनेमिक एंड कंटेस्टेड कंसेप्ट। ध्यान रखना है आपको, और इसी ने पॉलिटिकल साइंस को इतना ज़्यादा एक्साइटेड बना दिया है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुई होंगी चीज़ें। अब अब एक और बड़ा सवाल उठता है कि पावर का नेचर क्या होता है। तो पॉलिटिकल थ्योरी हमेशा इन्हीं सवालों को एक्सप्लोर करती है कि पावर बनता कैसे है, कैसे सोसाइटी के अंदर फंक्शन करता है, और कैसे कुछ लोगों को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड करता है और कुछ को वो एक्सक्लूड करता है।
कुछ को वो इंक्लूड करता है और कुछ को वो एक्सक्लूड करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ठीक है, अब यहाँ एक बड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि पावर का मतलब होता है फोर्स और कोर्जन, मतलब आर्मी, पुलिस, फिजिकल फोर्स, फिजिकल कंट्रोल। हाँ, पावर का एक फॉर्म कोर्जन भी होता है, एक फॉर्म उसका कोर्जन भी है और इसका सोसाइटी पर डायरेक्ट फिजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन और भी ज्यादा पावरफुल फॉर्म होता है कंसेंट बेस्ड पावर। कंसेंट बेस्ड पावर एक और भी इसका पावरफुल फॉर्म है, मतलब लोग विलिंगली मान जाते हैं किसी अथॉरिटी के पास डिसीजन मेकिंग का राइट है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब पावर कंसेंट पे बेस होता है तो वो और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। इसीलिए कंसेंट बेस्ड पावर आपको ध्यान रखना है। इसीलिए यूजीसी ने 2022 में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि भाई पावर कैन वर्क थ्रू कोर्जन बट इट इज इवन मोर इफेक्टिव व्हेन बेस्ड ऑन कंसेंट। तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मतलब पावर कोर्जन होती है लेकिन ये और ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है जब ये कंसेंट पे बेस करे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, वो है मिसयूज ऑफ पावर। मिसयूज ऑफ पावर एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। हाँ, तो मिसयूज ऑफ पावर मतलब हिस्ट्री ने हमें दिखाया है कि अगर पावर एक ही ग्रुप या एक ही इंस्टीट्यूशन के पास कंसंट्रेट हो जाए तो उसका मिसयूज होना तय है। इसी वजह से डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा सेफ गार्ड माना जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? भाई ऐसा इसीलिए क्योंकि डेमोक्रेसी में पावर को डिवाइड कर दिया है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, अलग ग्रुप में, जैसे एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। और मॉडर्न टाइम्स में मीडिया और सिविल सोसाइटी भी एक काउंटर बैलेंस का काम करती है। तो यूजीसी ने 2000 सॉरी 15 में यूजीसी ने 2015 के दिसंबर पेपर में ये पॉइंट हाईलाइट हुआ था कि डेमोक्रेसी ही वो मैकेनिज्म है जो पावर के मिसयूज को कंट्रोल करता है। सो फ्रेंड्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पावर सिर्फ एक स्टिक नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स फोर्स है, एक कॉम्प्लेक्स फोर्स है पावर, और कंसेंट भी है। और ये कंसेंट भी है और इसका बेस्ट सेफगार्ड होता है एक बहुत ही अच्छा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। ओके, अब चलिए पावर के मीनिंग और इंटरप्रिटेशंस को समझते हैं। सबसे सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें कि पावर का मतलब होता है एबिलिटी टू अचीव डिजायर्ड गोल्स। एबिलिटी टू अचीव डिजायर्ड गोल्स, मतलब आप जो चाहते हैं वो आपको हासिल करना है। लेकिन सोशल और पॉलिटिकल थ्योरी में इसका डेफिनेशन थोड़ा और स्ट्रक्चर्ड दिया हुआ है और यहाँ पावर का मतलब होता है कैपेसिटी टू ब्रिंग अबाउट आउटकम्स विद इन स्ट्रक्चर्ड सोशल रिलेशन। अब इसका मतलब है कि आप अपने एक्शंस के थ्रू एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी के अंदर रिजल्ट ला पाओ। अब इसी बात को एक फेमस फिलोसोफर बर्टन रुजेल ने अपनी बुक पावर और न्यू सोशल एनालाइज 1938 में डिफाइन किया है। उन्होंने ये समझाया है और बहुत क्लियरली समझाया है उन्होंने कि भाई पावर जो है वो क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ इंटेंडेड इफेक्ट्स। यानी पावर वही है जहां आपके एक्शंस के रिजल्ट्स एग्जैक्टली वैसे ही निकलते हैं जैसा आप सोचना चाहते हैं। रोजेल एक इंटरेस्टिंग एंगल लाते हैं और वो पावर को एक न्यूट्रल कैपेसिटी के रूप में देखते हैं। मतलब पावर अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हो। और रुज़ेल के अकॉर्डिंग पावर को मेजर भी किया जा सकता है। अब उनके अकॉर्डिंग पावर को मेजर कैसे किया जा सकता है, देखो, जितना ज़्यादा आपके एक्शंस किसी एक रिजल्ट के होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, उतनी ही आप उतनी ही आपकी पावर जो है ना उस वो स्ट्रांग होती है। लेकिन रुज़ेल के एनालाइज में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है। उन्होंने कहा था कि पावर के अलग-अलग फॉर्म्स होते हैं, लेकिन सबसे सिग्निफिकेंट फॉर्म है पावर ओवर ह्यूमन बीइंग्स।
सबसे सिग्निफिकेंट टाइप है ये पावर ओवर ह्यूमन बींग्स, यानी सबसे बड़ी पावर वो है जो इंसानों के थॉट्स, डिसीजन और एक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सके। तो एस्पायरेंट रुजेल के पर्सपेक्टिव से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि पावर जो है वो एक मेजरेबल और न्यूट्रल चीज है जिसका सबसे बड़ा डायमेंशन है दूसरे ह्यूमंस पर कंट्रोल या इन्फ्लुएंस करना। तो या ये था मीनिंग और एक इंटरप्रिटेशन ऑफ पावर। अब एक और बहुत ही क्रूशियल डिस्टिंक्शन समझते हैं, पावर टू और पावर ओवर। इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले हम बात करते हैं पावर टू की। ओके, पावर टू अब इसका मतलब होता है एबिलिटी या फ्रीडम टू एक्ट। एबिलिटी या फ्रीडम टू एक्ट मतलब आपके पास अपने गोल्स अचीव करने की कैपेसिटी है, और ये अक्सर कलेक्टिवली एक्सरसाइज होती है। फिलोसोफर है हना एडेंट। हना एडेंट ने इसको ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा कि पावर टू तब एमर्ज होती है जब लोग एक साथ मिलके एक्ट करते हैं, यानी जब सोसाइटी के लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो एक कलेक्टिव पावर जनरेट होती है जो किसी भी डेमोक्रेटिक एक्शन का फाउंडेशन बन जाती है। और एक और सोशलिस्ट थे, टेलकोट पार्जन। टेलकोट पार्जन ने इसे एक और इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने पावर को कंपेयर किया है मनी से। किससे? उन्होंने पावर को मनी से कंपेयर किया। जैसे पैसा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को स्मूथ बनाता है, वैसे ही पावर टू सोसाइटी में कॉरपोरेशन और स्मूथ फंक्शनिंग अनेबल करता है। ये वाला एनालॉग नेट में पूछा गया था 2017 के पेपर में, आपको ध्यान रखना है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं दूसरी तरफ, और दूसरी बात है पावर ओवर। हमने पावर टू समझा, अब पावर ओवर। पावर ओवर ये थोड़ा बहुत ही डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग टाइप का पावर है। मतलब आप किसी और को वो करने पर मजबूर करते हो जो अदरवाइज नहीं करता। अब रॉबर्ट डेल ने इससे डिफाइन किया है, पावर ओवर इज व्हेन ए मेक्स बी डू समथिंग दैट बी वुड नॉट हैव डन अदरवाइज। ये उन्होंने एक चीज दी है जो कि नेट 2025 में इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। और थिंकर्स एच वी वाइजमैन और स्टेफन एल वेस्बी ने भी ये कहा था कि पावर ओवर का मतलब है कंपीलिंग अदर टू एक्ट डिस्पाइट रेजिस्टेंस। मतलब चाहे सामने वाला ना चाहे फिर भी आपकी पावर उसे एक्शन उससे एक्शन करवा ही लेती है। अगर सामने वाला नहीं भी चाहता है ना, तो भी आप उससे फोर्सफुली आपकी पावर उससे वो एक्शन या उससे वो काम करवा ही लेती है। उन्होंने इस तरीके से पावर ओवर को डिफाइन किया। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो पावर टू इक्वल्स टू कलेक्टिव फ्रीडम, कॉरपोरेशन और कंस्ट्रक्टिव कैपेसिटी हम कह सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव कैपेसिटी हम कह सकते हैं। और हम पावर ओवर को क्या कह सकते हैं? पावर ओवर को हम डोमिनेशन कह सकते हैं, कोएर्जन कह सकते हैं, एंड कंट्रोलिंग कैपेसिटी वो था कंस्ट्रक्टिव कैपेसिटी, ये है कंट्रोलिंग कैपेसिटी। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो देखो, डेमोक्रेसी में जब लोग इलेक्शन के थ्रू वोट करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, तो वो पावर टू का एक्शन है। ये वो पावर टू का एक्ट है। डेमोक्रेसी में जब लोग इलेक्शन के थ्रू वोट करते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं, तो वो पावर टू का एक्शन है और पावर टू का केस है। लेकिन जब एक डिक्टेटर सेंसरशिप इम्पोज करता है और लोगों को साइलेंस कर देता है, वो पावर ओवर का केस है। और इसी कंट्रास्ट के थ्रू हम समझ पाते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो पावर ओवर को लिमिट करके पावर टू को प्रमोट करता है।
ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि पावर टू और पावर ओवर में क्या डिफरेंस है। बेसिकली पावर ओवर अभी तक हमने देखा कि पावर ओवर में जो है डोमिनेशन फोर्सफुली कोई चीज़ करवाई जाती है, अगर सिंपल वे में हम समझे, और पावर टू में कलेक्टिव फ्रीडम, कॉर्पोरेशन और कंस्ट्रक्टिव कैपेसिटी के थ्रू कोई चीज़ जो है करवाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, एक सब्टल लेकिन इम्पोर्टेंट बात देखते हैं, और पावर इन्फ्लुएंस, पावर एंड इन्फ्लुएंस। इन दोनों में कनेक्शन ज़रूर है, लेकिन ये दोनों एक जैसे ही हैं। पहले हम देखते हैं पावर को। पावर का मतलब होता है ऑफिशियल अथॉरिटी, जो लीगली या इंस्टीट्यूशनली बैक्ड होती है। मतलब आपके पास बाइंडिंग डिसीजन लेने का पूरा पूरा हक है। एग्जाम्पल अगर मैं दूं, जब पार्लियामेंट में कोई कोई लॉ पास करती हैं, वो सिर्फ एक सजेशन नहीं होता, वो एक बाइंडिंग डिसीजन है, यानी कि ये है पावर, इसको हम पावर कह सकते हैं। अब आते हैं इन्फ्लुएंस पे। देखो, अब बात करें इन्फ्लुएंस की, तो इन्फ्लुएंस थोड़ा इनडायरेक्ट तरीके से काम करता है। ये लॉबिंग या प्रेशर के जरिए ऑपरेट करता है, मतलब बिना ऑफिशियल अथॉरिटी के भी आप लोगों के डिसीजन और एक्शन को शेप कर देते हो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पावर और इन्फ्लुएंस के बीच का बाउंड्री अक्सर जो है ना ब्लर होता है। ऑफन बाउंड्री बिटवीन पावर एंड इन्फ्लुएंस इज ब्लर। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल लो तो मीडिया को आप एक एक बार मीडिया का एग्जांपल लो। जब मीडिया किसी चीज को बार बार हाईलाइट करता है, वो लोगों की सोच और चॉइस को शेप करता है। पहले लगता है कि ये सिर्फ इन्फ्लुएंस है, एक सॉफ्ट पुश है, लेकिन ध्यान दो, ये एक्चुअली एक सबटल फॉर्म ऑफ पावर बन जाता है, क्योंकि मीडिया इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन कलेक्टिव एक्शंस और पॉलिटिकल आउटकम को अफेक्ट करता है। तो सिंपली आपको याद रखना है, पावर डायरेक्ट ऑफिशियल अथॉरिटी विथ बाइंडिंग इफेक्ट्स। पावर इक्वल्स टू डायरेक्ट ऑफिशियल अथॉरिटी विथ बाइंडिंग इफेक्ट। और अगर हम इन्फ्लुएंस की बात करें, तो इन्फ्लुएंस क्या है, इन अगर पावर डायरेक्ट है तो जो इन्फ्लुएंस है वो इन डायरेक्ट हो जाएगा, जिसमें कभी कभी हिडन पावर भी होता है। अब अगर एक और इजी एग्जांपल मैं दूं, तो आपकी टीचर अगर आपको कह रही है कि असाइनमेंट सबमिट करना ही पड़ेगा, तो ये पावर है। लेकिन अगर वही टीचर आपको मोटिवेट कर रही है कि रिसर्च करो, पढ़ाई में इंटरेस्ट लाओ, और आप वॉलेंटरी उसके कहने से इंस्पायर्ड होते हो, तो वो होता है आपका इन्फ्लुएंस। ये दोनों का बैलेंस समझना पॉलिटिकल साइंस का एक मेजर चैलेंज है, क्योंकि कभी-कभी जो चीज़ हमें सिर्फ इन्फ्लुएंस लगती है, वो एक्चुअली डीपली एम्बेडेड पावर स्ट्रक्चर का ही पार्ट होती है। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग डिबेट देखते हैं, और वो है इंटेंशनल और स्ट्रक्चरल व्यूज ऑफ पावर। सबसे पहले समझो इंटेंशनल व्यू क्या है। देखो, इंटेंशनल का मानना है कि पावर हमेशा किसी इंडिविजुअल या ग्रुप के पास होती है, और वही उसे एक्सरसाइज करता है। मतलब पावर एक एक्टर सेंटर्ड कंसेप्ट है। क्या है एक्टर सेंटर्ड कंसेप्ट? पावर। एग्जाम्पल देखिए, तो अगर एक पॉलिटिकल लीडर डिसीजन लेता है कि पॉलिसीज बदली जाएंगी, या एक जज रूलिंग पास करता है, यहाँ पावर क्लियरली एक एक्टर का इंटेंशन से ऑपरेट कर रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू, स्ट्रक्चरलिस्ट क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं कि जैसे मार्क्सिस्ट और फेमिनिस्ट कहते हैं कि पावर सिर्फ इंडिविजुअल के एक्शंस में लिमिटेड नहीं होती, पावर खुद सोशल सिस्टम और स्ट्रक्चर्स में एम्बेड होती है। मतलब कभी कभी बिना किसी एक्टर के कॉन्शियस इंटेंशन के भी सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स लोगों को शेप करते हैं। तो बेसिकली अगर एक एग्जांपल हम ले एडवर्टाइजमेंट का, यहाँ लिखा भी है मैंने, एडवर्टाइजिंग। जब कंपनीज एड बनाती है, उनका डायरेक्ट इंटेंशन सिर्फ प्रोडक्ट बेचना होता है, लेकिन उसके साथ साथ एड्स पूरी सोसाइटी में मटेरियलिस्टिक वैल्यूज और जो है कंज्यूमरिज्म को स्प्रेड कर देते हैं। यानी एक स्ट्रक्चरल पावर वर्क कर रही है, जो कल्चर
और सोशल नॉर्म्स को रिइंफोर्स करती है, चाहे एडवर्टाइज़र का इंटेंशन उसे उससे बियॉन्ड ही क्यों ना हो। तो आपको एक लाइन में याद रखना है कि इंटेंशनलेस व्यू क्या है, कि भाई पावर इज़ एक्सरसाइज्ड कॉन्शियसली बाय एक्टर्स, मतलब लीडर्स, एलाइट और ग्रुप। और स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू क्या कहता है, पावर इज एम्बेड इन सिस्टम्स, इंस्टीट्यूशंस और कल्चर, जो लोगों को इनडायरेक्टली शेप करता है। ये डिबेट इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इससे हमें समझ आता है कि कभी कभी पावर सिर्फ दिखती नहीं बल्कि सोसाइटी के अंदर हिडन स्ट्रक्चर में छुपी होती है, जैसे पेट्रियार्की, कैपिटलिज्म या फिर मीडिया इन्फ्लुएंस। तो एस्पेरेंट्स, इस लेक्चर में हमने पावर के बारे में समझा कि पावर का एक बेसिक कंसेप्ट हमने जो है समझने की कोशिश की है कि पावर क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलाइट थ्योरी ऑफ पावर के बारे में पढ़ेंगे और आगे और भी ऐसे ही छोटे-छोटे पार्ट्स में पावर के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आपको सारे लेक्चर्स अच्छे से देखना है और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। स्टे ट्यून्ड।